जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना किस तरह से हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड। जैसे कि हम सभी को पता है कि 1857 में जिस तरह से प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत हुई, तो फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल की वजह से किस तरह से लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो सरकार के सामने आया, और उसके बाद सरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो कंट्रोल था वो बेसिकली वो क्राउन के हाथों में चला गया। ठीक है, तो वो चीज़ पहले चेंज की गई। उस टाइम उस 1857 के बाद लोगों को ये समझ में आने लगा था, जो भी पढ़े लिखे लोग थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे, उनके अंदर ये भावना घर कर गई कि अगर हमें कोई चीज़ सरकार से मांगनी है तो उसके लिए हमें ये क्षेत्रीय पार्टियों की जगह हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है जो कि पूरे राष्ट्रहित को सामने रख सके, सरकार के सामने रख सके। तो बेसिकली 1857 के बाद बहुत सारे ऐसी पार्टियां बनाई गई। तो उनमें थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। ये बेसिकली मेजर हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो बेसिकली इन सब का मुद्दा सेम ही था। इन सब का मुद्दा यही था कि बेसिकली शुरू तो राष्ट्रहित के लिए ही हुई थी, लेकिन फिर बाद में ये क्षेत्रीय प्रॉब्लम यानी कि रूरल एरियाज़ या फिर अर्बन एरियाज़ के जो लोकल प्रॉब्लम्स थे, उन सारे प्रॉब्लम्स में ही उनको सुलझाने में ही सिमट करके रह गई। जैसा कि अगर हम लाइव एग्जांपल लें या फिर करंट सिचुएशन से अगर रिलेट करने की कोशिश करें, तो आम आदमी पार्टी, तो जैसे ही केजरीवाल ने शुरू तो किया था लोकपाल बिल से, लेकिन फिर क्या वो दिल्ली में सिमट करके रहेगी, बिजली पानी, और दिल्ली एक मतलब बेसिकली एक लोकल पार्टी बन करके रह गई। भले ही वो कैपिटल में है, लेकिन वो लोकहित की बात करते करते वो एक पर्टिकुलर जगह पर आकर के सिमट गई। तो वही चीज़ें उस वक्त भी थी कि राष्ट्रहित के लिए बनाई जाती थे ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो बेसिकली लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करने में ही रह जाते थे, वो उनसे आगे नहीं बढ़ पाते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ की वजह से जो उनके जो काम थे वो बेसिकली क्षेत्रीय प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही रह जाते थे। ईस्ट इंडिया पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशंस, तो ये तो अलग था कि सभी अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे थे। बेसिकली सभी चाहते तो थे नेशनल लेवल पर शुरू करना, लेकिन वो क्षेत्रीय पार्टी बन करके रह जाते थे। तो उसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद से फिर ये चीज़ें और तेज़ हो गई? तो पहला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि बेसिकली 1878 में लागू किया गया था। तो इसके बारे में ओवरव्यू अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली ये एक ऐसा एक्ट था जो कि इंडियंस जो भी न्यूज़पेपर में सरकार के ख़िलाफ़ लिख रहे होते थे, उन सब के ऊपर ये बेसिकली एक कंट्रोल था कि अगर कोई न्यूज़पेपर सरकार के बारे में अगर कुछ बुरा भला कह रहा हो, तो इस एक्ट के थ्रू जो भी चीज़ें वो लिखता था वो एक कॉपी सरकार के पास जाती थी, सरकार उस चीज़ को पढ़ती थी, फिर उस चीज़ को अप्रूवल दिया जाता था। तो ये बेसिकली वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, जिसके थ्रू लोगों को ये लगने लगा कि हम जो कहना चाहते हैं, जो सच्चाई है, उस सच्चाई को सरकार बाहर नहीं आने दे रही है। तो ये पहला गुस्सा था उनका। दूसरा था आर्म्स बिल। ये भी बेसिकली 1878 में ही एक्ट बना। तो इसमें क्या था कि उस वक्त तक लोग हथियार रखते थे, और आर्म्स हथियार के ऊपर कोई बिल नहीं बना था या फिर कोई भी एक्ट पास नहीं हुआ था। तो 1878 में जिस तरह से 1857 के में बहुत सारे लोग राइफल राइफल छुरा भाला इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लेकर के अंग्रेज़ अधिकारियों को उन्होंने बहुत मारा, क्योंकि उनके लक्षण ही ऐसे थे, पिटना बनता था। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज़ों ने आर्म्स एक्ट बनाया। ठीक है, तो बेसिकली इसमें उन भारतीयों के ऊपर ये एक्ट थोपा गया कि आपको जो है, जो हथियार है, वो अगर हथियार आप तभी रख सकते हैं जब आपके पास कोई लाइसेंस हो। और ये सिर्फ इंडियंस के लिए था, जो यूरोपियंस थे उनके लिए ये एक्ट नहीं था। वो जितना चाहे मर्जी हथियार रख सकते हो, वो उनके लिए परमिशन था, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती थी। और अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती भी थी तो बेसिकली वो बहुत चंद ही दिनों में छूट जाते थे। लेकिन ऐसा इंडियंस के साथ नहीं था। इंडियन के साथ यहाँ पर
जुडिशल सिस्टम उनका ऐसा था कि जुडिशल सिस्टम का काम ही यही था कि गोरों को छोड़ दो और ये जो ब्राउन, ये जो काले लोग हैं, इनको पकड़ लो। तो यही आर्म्स बिल था। तो बेसिकली आर्म्स बिल, क्योंकि उनका हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था, जिसकी वजह से उनके अंदर ये गुस्सा फूटा, क्योंकि हथियार था तभी तो वो लड़ा करते थे अंग्रेज़ों से। अब वही हथियार भी उनसे छीन लिया गया, उसके ऊपर भी कंट्रोल लगा दिया गया। अगर कोई रखता तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता या फिर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तीसरा जो था वो इल्बर्ट बिल, ये बेसिकली 1884 में आया। तो बेसिकली इसमें ये था कि इस एक्ट में बेसिकली ये था कि यूरोपियंस जो हैं, यूरोपियन जज हैं, यूरोपियंस जो जज थे वो बेसिकली इंडियंस का भी फैसला किया करते थे और यूरोपियंस का भी फैसला किया करते थे, चाहे वो यूरोपियंस हो या फिर अमेरिकन, उन सभी का फैसला किया करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक इंडियन जो कि बेसिकली जज था, वो उसका प्रमोशन होकर के वो आगे उसका प्रमोशन हुआ। तो उसके बाद फिर उसको उसके साथ क्या हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस का ही फैसला कर सकता था। अब वो यूरोपियंस का फैसला नहीं कर सकता था। तो इस वजह से वो जो इंडियन जज था, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उसके बाद फिर उन्होंने एक याचिका भेजी। तो उस याचिका के बाद एक एक्ट बना करके एक सुझाव भेजा गया, बेसिकली एक एक्ट बिल बनाया गया। वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जब पहुंचा, तो उसके बाद फिर वहाँ के जो पार्लियामेंट के जो लोग थे, वो जो सदस्य थे, उन सभी ने इस बिल को बिल्कुल भी खारिज कर दिया। उसके बाद फिर उस वक्त जो वायसराय थे उसके ऊपर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया उसके ऊपर कि ये सब क्या है, ये सब को ख़त्म करो। अब कोई काला व्यक्ति हम जैसे गोरे लोगों के ऊपर हुक्म चलाएगा, हमारे ऊपर फैसला सुनाएगा, हमें जेल में डालेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। बेसिकली इंग्लैंड में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए कि इस बिल को ख़त्म करना चाहिए, और अगर ये बिल नहीं ख़त्म हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहाँ पर है, उस ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ से बुलाया जाए। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उसके बाद फिर अंत में आकर के ये इल्बर्ट बिल जो था बेसिकली विधेयक ही बन करके रह गया, और कभी भी ये इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और इसके जगह पर बेसिकली एक एक ऐड किया गया, इस नियम को थोड़ा सा अमेंड किया गया। इसमें कहा गया कि 12 लोगों का एक जज होगा, जिसमें 7 लोग यूरोपियंस होंगे और 5 लोग इंडियंस होंगे जज के रूप में। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी होगी वो यूरोपियंस की है। तो 7 लोगों ने कह दिया या फिर 6 लोगों ने भी कह दिया कि चलो ये बंदा निर्दोष है, यूरोपियन या फिर अमेरिकन, ये निर्दोष है, इसको छोड़ दिया जाए। तो फिर इंडियंस कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये भी एक तरफा नियम था। अब इसके बाद देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन एंड नेशनल थ्योरी। तो जिस तरह से लोगों को उत्पीड़ित किया जा रहा था, अंग्रेज़ों ने जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन किया था, चाहे वो किसानों का हो या फिर लोगों का हो, ज़मींदारों का हो, किसानों का हो, इन सारे लोगों पर जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन, उन पर अत्याचार किए गए थे, उसके बाद जो भी भारतीय बुद्धिजीवी थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, मध्य वर्ग के लोग जो लोग थे, उन्होंने ये सोच लिया था कि एक राष्ट्र के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमें बनानी है जो कि राष्ट्रहित को प्रेजेंट कर सके, और इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें जो मांगना है वो हम सरकार से मांग सकेंगे। ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली बात चली। फिर 1883 में A.O. ह्यूम, ठीक है, एक्चुअली में नाम इनका जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम था, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में A.O. ह्यूम कहते हैं। ये 1883 में रिटायर हो गए। ये बेसिकली इंडियन सिविल सर्विसेज में थे। उसके बाद 1883 में ये रिटायर हो गए। उसके बाद फिर 1884 में इन्होंने जितने भी इंडियंस पॉलिटिशियन थे या फिर जो भी कह सकते हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जो कि बेसिकली वही ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली क्षेत्रीय पार्टी बन करके रह गए थे, तो उन सारे रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने बुलाया और बुला करके ये कहा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं जो कि राष्ट्रहित में काम कर सकेगी। तो A.O. ह्यूम का ऐसा कहना था कि इससे क्या होगा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा आपको कि आप अपनी बात सरकार के सामने रख सकेंगे और आपकी बात का वजन भी होगा। ठीक है। तो बेसिकली ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद एन ऑल इंटेलेक्चुअल, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे उन सभी से बात करना शुरू कर दिए। तो फिर 1884 में एक यूनियन क्रिएट की गई।
उसके बाद फिर उन्होंने तय किया कि ठीक है, अब जो कॉन्फ्रेंस होगा वो बेसिकली पुणे में होगा और वहीं पर कांग्रेस की स्थापना की जाएगी। तो बेसिकली उस वक्त पूना में हैजा फैल जाने की वजह से वहाँ से वो जो सम्मेलन था वो शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया, जिसमें बेसिकली 72 रिप्रेजेंटेटिव जो कि पूरे ऑल इंडिया के कई कई क्षेत्रों से आए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी कांग्रेस की स्थापना में उस वक्त शामिल थे। तो उस वक्त कुछ रूल और रेगुलेशन एओ ह्यूम ने बताया। उसने कहा कि हर साल इसका एक अधिवेशन किया जाएगा और उस अधिवेशन में एक मुद्दा चुना जाएगा जो कि सरकार के सामने रखा जाएगा, और जो बंदा जो अध्यक्ष होगा वो, अब सपोज करो कि कोलकाता में ये अधिवेशन होने वाला है, तो उस अधिवेशन का जो अध्यक्ष होगा वो बेसिकली कोलकाता का नहीं होना चाहिए, कहीं और का होना चाहिए। तो ये कुछ रूल रेगुलेशन थे, और भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे, लेकिन हम बस इतना ही समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हम यही देखते हैं कि अगर हम इंडियंस हैं, हम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोच रहे हैं, तो फिर ये अंग्रेज बीच में क्या कर रहा है। यही ना मेन क्वेश्चन है कि अगर हमारा देश हमें आंदोलन कर रहा है, तो ये बीच में अंग्रेज हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना रहा है। इसके बारे में तो ये बेसिकली मिथ ही रह गया कि क्या सच्चाई है, क्या क्या झूठ है। तो बेसिकली इसकी दो थ्योरीज है। एक तो नेशनल थ्योरी ये है कि टू क्रिएट an organization which can put the political and economic demands of Indians in front of government। नेशनल थ्योरी यही है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए ताकि वो अपनी उनकी जो डिमांड्स है वो सरकार के सामने रख सके। अब चूंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार उस एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस कर सकती है और उसकी बातों को मान सकती है, ठीक है। इफ़ एनी इंडियन विल ट्राई टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन देन गवर्नमेंट अपना रोने लगती थी। तो बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग थे, तो उन्होंने एओ ह्यूम को कांग्रेस बनाने की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि अगर कोई इंडियन ये ऑर्गेनाइजेशन बना रहा होता तो जाहिर सी बात है सरकार रोने लग जाती कि यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, फिर बीच में अड़ंगा डालना शुरू कर दे, उसका विरोध करती हो या फिर वो बनने ही नहीं देती। तो इस तरह की चीज़ें थी जिसके वजह से जो लोग थे, जो कांग्रेस के बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो या फिर अमन मोहन घोष हो, इस तरह के जो लोग थे, उन्होंने भी ये चीज़ों को मान लिया कि ठीक है चलो, अंग्रेज़ ही अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करता है तो ये हमारे लिए आसान होगा एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना। तो ये हमने देख लिया नेशनल थ्योरी, ठीक है। अब हम देखते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो इसको बेसिकली समझने के लिए हम सिंपल चीज़ कुकर को देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जब हम कुकर को गैस पे या फिर चूल्हे पे चढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो भी होता है, जो हीट, जो प्रेशर बनता है, वो प्रेशर बनते 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 एक टाइम तक इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुकर फट जाता है। अगर उसके अंदर ये जो सेफ्टी वॉल्व है, जो सीटी जिसको हम बोलते हैं, अगर कुकर के अंदर सीटी ना हो तो वो कुकर फट ही जाएगा ना प्रेशर के मारे। तो वही चीज़ थी कि इस टाइम पे क्या है कि एओ ह्यूम ऐसा माना जाता है, पता नहीं सच है या झूठ है। तो एओ ह्यूम उस वक्त जब रिटायर हुए तो उस टाइम पर वो किसी बाबा, क्योंकि उस टाइम पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बोल सकते, जैसे कि जो भी धर्म के जो लोग होते थे, जो बाबा हो, पुजारी हो, मौलवी हो, इस तरह के लोगों का बहुत ज़्यादा समाज के ऊपर पकड़ होता था। तो एओ ह्यूम एक ऐसे बाबा के पास पहुँचे, या बेसिकली बाबा के पास नहीं पहुँचे, उनके चेले चपाटियों के पास पहुँचे। तो उन्होंने ऐसा बताया कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो बेसिकली ये बातें कितनी सच है कितनी झूठी इसके बारे में मुझे नहीं पता, ये बेसिकली एक मिथ है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है। तो एओ ह्यूम को जब वो रिटायर हुआ तो उसको ऐसा पता चला कि इंडियंस के अंदर एक ऐसा गुस्सा है जो फूटने वाला है, जो प्रेशर के ऊपर में जब उभरेगा तो वो बेसिकली फट जाएगा और उस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल होगा, जिसके वजह से एओ ह्यूम ने
वॉइसराय से बात की और वॉइसराय ने कहा कि एक काम करो, एक ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए क्रिएट कर दो ताकि उन्हें ऐसा लगेगा कि हम उनकी बात सुन रहे हैं। और इस तरह से ये जो कांग्रेस थी वो बेसिकली एक ये सिटी या फिर सेफ्टी वॉल्व जिसको बोलते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सिटी या फिर सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया। अब इसके लिए दो थ्योरीज है, आप दो थ्योरीज में आपको जो अच्छी लगे आप वो रख सकते हैं। बेसिकली दोनों थ्योरीज एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ये हमने देख लिया सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो ये हुई, उनको लगता था कि इंडियंस के अंदर गुस्सा है, गुस्सा बहुत भर रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फूटेगा। तो इसी गुस्से को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत कर दी ताकि ये अपनी बातें रख सकें। इससे क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग सहमत हो गए, कुछ गिने चुने ऐसे लोग थे जो कि सहमत नहीं हुए, तो उनको दबाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो बस यही है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो हमने जैसा देखा कि किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई और किस तरह से इसमें कौन कौन सी थ्योरी थी। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।